बुलोक कार्ट बिरयानी। एक गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव के कोने में एक झोपड़ी में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास जमीन तो बेशक कम थी, लेकिन वहां पर 12 महीने पानी रहा करता था। इसीलिए उसकी जमीन पर बहुत अच्छी खेती होती थी, जिससे उसका बहुत अच्छे से गुजारा चल रहा था। महेश और उसकी पत्नी कमला खेतों में मेहनत करते और उसके बच्चे स्कूल रोज पढ़ने जाया करते थे। वो अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश था। एक दिन जब महेश अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक काफी सारी सरकारी गाड़ियों को उस तरफ आता देखकर हैरान हो गया और अपना काम छोड़कर वहां जाकर लोगों की बातें सुनने लगा। वो लोग किसी सड़क योजना की बात कर रहे थे। तभी गांव के सरपंच ने महेश को देखकर अपने पास बुलाया। अरे कैसा है महेशवा? मैं ठीक हूँ सरपंच जी, आप कैसे हैं और ये सब लोग? अरे खुश हो जा, खुश महेशवा, हमारे गांव से हाईवे निकलने वाला है और तेरी जमीन है ना, ये भी हाईवे की जद में आ जाएगी। खूब पैसे मिलेंगे सरकार की ओर से। ये बात सुनकर महेश परेशान हो गया और उसने सरपंच से कहा, लेकिन सरपंच जी, ये जगह जमीन तो हमारी माँ है और मुझे तो यहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उनकी बात सुनकर पास खड़े सरकारी अफसर ने कहा, भाई देखिए, गांव की तरक्की के लिए और देश की तरक्की के लिए यहाँ से सड़क निकालना बहुत जरूरी है और आपको सरकार पूरा मुआवजा देगी और एक नई जगह रहने को घर भी देगी। उनकी बात सुनकर महेश ने कहा, लेकिन साहब, ये तो मेरे पुरखों की जगह है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? ऐसा कहकर वो सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन महेश अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो सरकार को सड़क के लिए जमीन देने को तैयार ही नहीं था। कुछ लोग महेश को सरकार के खिलाफ नारे लगाने के लिए भड़काने लगे और जब महेश उनकी बातों में आ गया और सड़क जाम कर बैठ गया, तो उसे उठाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वो लोग तो चले गए, लेकिन लाठी सीधा महेश के सिर पे लगी और वो बेहोश हो गया। उसके परिवार ने उसे उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चला और सरकार ने उसकी जमीन को कब्जा कर लिया। लेकिन महेश को मुआवजा भी दिया गया और उसे गांव के बाहर शहर के पास रहने के लिए एक जगह भी दी गई। लेकिन सारा पैसा महेश के इलाज में लग गया। जब महेश ठीक होकर घर वापस आया, तो अपनी हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। क्या से क्या हो गया कमला, अब हम क्या करेंगे? तो उसकी पत्नी कमला ने उससे कहा, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं कल ही ढेर सारी बिरयानी बना दूंगी। आप बैलगाड़ी में लेकर उसे बेचेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे, जरूर बिरयानी बिकेगी। महेश को कमला का आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन कमला ने बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधित बिरयानी बनाई और महेश उसे बेचने चला गया। बाजार के कोने पर बैलगाड़ी खड़ी कर आवाज लगाने लगा, आइए आइए बिरयानी खाइए, गांव की बनी शुद्ध और स्वादिष्ट बिरयानी खाइए। महेश को बैलगाड़ी पर बिरयानी बेचता देखकर लोग बहुत हैरान हो गए। अरे यार विनय, देख तो जरा, बैलगाड़ी पर देसी बिरयानी। हाँ विजय, चलो वहाँ जाकर बिरयानी खाते हैं। और देखते ही देखते महेश की बैलगाड़ी के आसपास बहुत सारी भीड़ लग गई और उसकी सारी बिरयानी देखते ही देखते खत्म हो गई। उससे उसकी काफी अच्छी आमदनी हुई और अब सभी लोगों को बैलगाड़ी वाले बिरयानी वाले का इंतजार रहता था, क्योंकि उन्हें स्वादिष्ट और शुद्ध बिरयानी खाने को जो मिलती थी। एक गांव में राजन नाम का एक आदमी अपने बेटे चिंटू के साथ रहता था। राजन पढ़ा लिखा नहीं था, जिस वजह से उसे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। राजन गन्ने का रस बेचकर अपने परिवार की गुजर बसर किया करता था, लेकिन वो अपने बेटे चिंटू को अच्छी शिक्षा देना चाहता था। इसीलिए उसने गांव के पास के स्कूल में अपने बेटे चिंटू की एडमिशन करा रखी थी। चिंटू बड़े ही लगन से स्कूल में पढ़ाई किया करता था और छुट्टी होने पर वो अपने पिता के साथ गन्ने का रस बेचने में उनकी मदद करता था। एक दिन जब चिंटू स्कूल से वापस घर आ रहा था, तो उसने देखा कि स्कूल से घर जाने वाला रास्ता बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ आकर गिर चुका था। इसीलिए उसे अब जंगल के रास्ते से जाना पड़ रहा था। ओहो, अब तो बांस के जंगल वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। लेकिन चिंटू जब बांस का जंगल पार करके शहर की ओर पहुंचा, तो उसने वहाँ पर एक आइसक्रीम के ठेले पर कुछ बच्चों को आइसक्रीम खाते हुए देखा। चिंटू को आइसक्रीम खाने का बहुत मन किया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने सोचा कि वो अपने पिता आइसक्रीम खाने के लिए कहेगा। अगले दिन चिंटू छुट्टी होने के कारण अपने पिता के साथ गन्ने का रस बेचने जाता है और जब शाम को वो घर वापस आ जाते हैं,
तो चिंटू की नजर ठेले पर पड़ी बर्फ और बचे हुए गन्ने के रस पर पड़ती है। वो अपने पिता से कहता है, पापा, क्यों ना हम इस बची हुई बर्फ की कुल्फी बनाएं? कल तक वैसे भी ये बर्फ पिघल जाएगी और कुछ काम नहीं आएगी। चिंटू की बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। चिंटू अपने पिता के साथ मिलकर घर में ही कुल्फी बनाना शुरू कर देते हैं और कुल्फी बनाते ही चिंटू कहता है, पापा, कल घर आते हुए मुझे कुछ बांस के टुकड़े मिले थे, हम उसे सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चिंटू के पिता उसकी बात मान लेते हैं और वो बांस के सांचे में गन्ने का रस भरकर कुल्फी जमा देते हैं और उसके ऊपर बांस के टुकड़ों को उबालकर उनसे सजावट कर देते हैं, जिससे उनकी बांस और गन्ने के रस की बहुत ही अच्छी कुल्फी बनकर तैयार हो जाती और वो दोनों खुशी खुशी उसे खाने लगते हैं। चिंटू गन्ने के रस की आइसक्रीम खाकर बहुत खुश होता है और अगले दिन से चिंटू के पापा गन्ने के रस के साथ साथ गन्ने के रस और बांस की कुल्फी बेचना भी शुरू कर देते हैं, जो सब लोगों को बहुत अच्छी लगती है। जादुई प्लास्टिक बोतल रिक्शा। एक गांव में राजू नाम का एक रिक्शा वाला रहता था। वो अपने बाकी साथियों की तरह जगन सेठ से किराए पर रिक्शा लेकर चलाया करता था और शाम को आकर रिक्शा जगन सेठ को वापस कर दिया करता था और साथ में उसका किराया भी देता था। राजू को रोज जगन सेठ को किराया देना पड़ता था, चाहे उसकी कमाई हो या ना हो। एक दिन जब राजू शाम को रिक्शा लेकर वापस आया तो उसने जगन सेठ से कहा, सेठ जी, आज मैं आपको किराया नहीं दे सकता। क्यों भाई, क्या बात है? आया तो बड़ा लेट है तू, हैं? सेठ जी, आज काम बहुत कम हुआ और साथ में टायर भी पंक्चर हो गया था। सारे पैसे नई ट्यूब लगाने में लग गए। अबे तो मैं क्या करूं, हैं? तुमसे इतना कम किराया लेता हूं, उस पे भी तुम्हारा ये हाल है। और सुन लो तुम लोग, अब कल से किराया बढ़ा दिया है मैंने रिक्शे का। अब तुम लोगों को 50 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। हाँ। जगन सेठ की ये बात सुनकर सभी रिक्शा वाले परेशान हो जाते हैं। क्या मुसीबत है यार, एक तो पहले ही काम नहीं है, अब किराया भी बढ़ा दिया। अबे राजू, तू चुप नहीं रह सकता था क्या? अरे यार करमू, इसमें मेरी क्या गलती है? जो हुआ मैंने सच ही तो बताया ना। अच्छा चल ठीक है, जो भी है अब देखते हैं। करमू और राजू बड़े परेशान होकर अपने घर की ओर चल पड़े। तभी सामने से उनका दोस्त चमन आ गया। चमन कूड़ा बीनने का काम करता था। चमन ने उनसे पूछा, अरे क्या हुआ भाई, कहाँ जा रही है जोड़ी बड़ी उदास सी हैं? राजू और करमू ने चमन को सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर चमन ने उनसे कहा, अब भाई देखो, अब मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कर सको तो। बताओ चमन, क्या आइडिया है? अरे भाई राजू देख, तू तो बड़ा कारीगर इंसान है। अब मेरे पास ना बहुत सारी खाली बोतलें पड़ी हैं प्लास्टिक की, अब उन्हें कोई लेता तो है नहीं। अब ऐसे मैं कचरे में फेंक नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो उनका बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिक रिक्शा बना दो। करमू और राजू को चमन का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो अगले ही दिन से इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाने का काम शुरू कर देते हैं। वो प्लास्टिक की बोतलों को जोड़कर उनका बहुत अच्छा रिक्शे का फ्रेम बनाते हैं। करमू अपने घर से एक पुरानी इलेक्ट्रिक मोटर ले आता है और 1 हफ्ते के अंदर ही उनका इलेक्ट्रिक रिक्शा बनकर तैयार हो जाता है। और वो जब उसे बाजार में लेकर निकलते हैं तो सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके इलेक्ट्रिक रिक्शा के चर्चे सारे गांव में होने लगते हैं। अब करमू के प्लास्टिक की बोतल वाले इलेक्ट्रिक रिक्शे के चर्चे शहर तक पहुंच जाते हैं। कई एनजीओ आकर उनके प्लास्टिक बोतल के रिक्शा देखकर उसकी तारीफ करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं और उन्हें प्लास्टिक बोतल का रिक्शा बनाने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। अब करमू और राजू ने अपनी प्लास्टिक बोतल का रिक्शा बनाने की फैक्ट्री खोल ली थी, जिसमें चमन ने भी उनकी काफी मदद की। इस तरह से एक आइडिया ने उनकी जिंदगी ही बदल दी और साथ में प्लास्टिक के कचरे का सही इस्तेमाल भी होने लगा। मोमोज वाली की सफलता। दीमापुर गांव में मीना अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। मीना और उसके पति का गांव के बाजार में एक छोटा सा ढाबा था। वो वहां पर स्वादिष्ट खाना बनाकर लोगों को बेचा करते थे, जिससे उनका गुजारा सही चल रहा था। वो दोनों उतना ही खाना बनाते थे जितना कि शाम तक बिक सके, ताकि कल उन्हें बासी खाना ना बेचना पड़े। इसी कारण उनके खाने की सभी लोग तारीफ किया करते थे। उनकी इस बात से बगल का कल्लूराम ढाबे वाला बहुत जला करता था।
क्योंकि वो अपने खाने में नकली और मिलावटी चीज़ों का इस्तेमाल किया करता था। इसीलिए उसके वहाँ कोई खाना खाने नहीं जाता था। उसका काम तभी चलता था जब मीना का ढाबा बंद हो, तब लोगों को मजबूरी में कल्लूराम के पास ही खाना खाने जाना पड़ता था। ये देखकर कल्लूराम ने सोचा कि अगर मीना का ढाबा ही बंद हो जाए तो मेरा काम चल निकलेगा। उसने गांव के गुंडे सुरेश को बुलाकर मीना के ढाबे में चोरी करने को कहा। अरे सुरेश, एक काम करना, रात को मीना के ढाबे का सारा सामान चुराकर मेरे खेत वाले घर में रख देना। इनका सामान ही नहीं रहेगा तो क्या बनाएंगे? नया सामान लाते लाते इन्हें बहुत समय लग जाएगा और तब तक तो मेरा काम काफी चल निकलेगा। ठीक है कल्लू दादा, आपका काम हो गया समझो। अगले दिन सुबह जब मीना अपने पति के साथ ढाबे पर आती है तो सारा सामान गायब देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे ढाबे पर चोरी किसने की? मुझे तो ये पड़ोस वाले कल्लू पर शक हो रहा है। मीना की बात सुनकर उसका पति कहता है, मीना, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हमें दोबारा से सारा सामान खरीदना पड़ेगा और मैं पुलिस में तो रिपोर्ट कराऊंगा ही सही। वो दोनों पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट करवा देते हैं। पुलिस आकर अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि अब ढाबे पर क्या बनाकर लोगों को खिलाएं। तभी उन्हें याद आता है कि लकड़ियों के नीचे कुछ सब्जियां और आटा रखा हुआ था। तभी मीना को एक आइडिया आता है। वो सारी सब्जियों को उबालकर उसमें नमक, मिर्च और मसाले मिलाती है और आटे के छोटे छोटे गोले बनाकर उनके मोमो बना देती है। और जो भी उसके ढाबे पर आता है उसको वो मोमो खिलाती है। लोगों को उसके हाथ के बनाए मोमो बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे उनकी दुकान पर फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और कल्लूराम का उनको बर्बाद करने का सपना अधूरा रह जाता है, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई करके कल्लूराम के खेत वाले मकान से उनका चोरी का सारा सामान पकड़ लेती है। मीना का ढाबा फिर से खुल जाता है, लेकिन अब खाने के साथ साथ उसके मोमो की बिक्री भी बहुत बढ़ जाती है और लोग मीना को मीना मोमो वाली के नाम से जानने लगते हैं।